नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुनिया की अगर आपको खबर रखनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसी मंदिर है जहां से अयोग भी योग बनकर निकलते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक शिक्षा के मंदिर के डीएलएड विभाग के एचओडी का आगमन हुआ है हमारे स्टूडियो में। मनोज सर, जो काफी दिन से शिक्षा की जगत में अपना योगदान देते चले आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। शुक्रिया। और धन्यवाद देना चाहूंगा आपका जो आप हमारे स्टूडियो पे पधारे। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका छात्र जीवन कैसा रहा। सर, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए आप। जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस एक लोकल एरिया में एक स्टूडियो चला रहे हैं और अपना चैनल चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरे, हमें मौका दिया, आज हम कुछ संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं। ये जो छात्र जीवन होता है, ये तो देखा जाए तो सबका छात्र जीवन का जो लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ होता है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो छात्र जीवन था वो तो बहुत ज्यादा ही संघर्ष से भरा हुआ था। एक गरीबी, आर्थिक स्थितियां बहुत सबको बहुत समस्या में डाल देती हैं। हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत ही कठिनाई के साथ हम लोग जो है अपना, अगर 1 से 5 तक देखें तो एक मंडई में चलने वाले विद्यालय में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद फिर पैदल जाना था, फिर साइकिल से यात्रा की। सुविधाओं का बहुत ही अभाव था, सुविधाहीन सारी व्यवस्थाएं थी घर की। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने और लड़ते रहे। और अंततः जो है यहाँ से लेकर आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल तक जो है हमने यात्रा तय की और एक अच्छा क्वालिफिकेशन लेके आए। और आज उसी की बदौलत मेरी पहचान है यहाँ अंबारी क्षेत्र और आजमगढ़ क्षेत्र में। लोग मुझे जानते हैं तो ये मेरी योग्यता और क्वालिफिकेशन की बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, सर इस समय कार्यरत हैं राम बच्चन यादव महाविद्यालय डीएलएड एचओडी विभाग में। और इन्होंने अपने कार्यकाल में काफी बच्चों को डीएलएड से परिपूर्ण किया है। और इनकी एक कोचिंग भी चलती है ऑनलाइन और ऑफ, जिसका नाम है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, आपके सागंज रोड पर। और ये काफी बच्चों से घिरे रहते हैं और बच्चों को हमेशा शिक्षा की अलग जलाते रहते हैं। सर, जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आज शिक्षा की स्थिति है, मेरे पास एक आंकड़ा है सर, सरकारी आंकड़ा है कि सरकारी डाटा आंकड़े के अनुसार 2014 से अब तक पूरे भारत में 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अभी हाल का एक आंकड़ा आया हुआ है कि शराब के ठेके केवल उत्तर प्रदेश में 28,000 खोले जा चुके हैं। तो सर, ये गणित समझ में नहीं आ रही कि कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। सर, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम पाठशाला बंद कर रहे हैं और मधुशाला की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हम या हमारा जो देश है, अगर उसे विकास करना है, विकास के पथ पर जाना है, तो इसके लिए सबसे आवश्यक पाठशाला है। जी जी, बहुत जरूरी है सर। तो हम तो बिल्कुल उससे अलग हो रहे हैं जी। जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, किसी भी प्रकार से, चाहे वो आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में या सांस्कृतिक स्थिति में, आखिर वो करेगा क्या करेगा। एक सरकारी विद्यालय था, वही एक सहारा था। भाई, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं जी सर। और आज की कंडीशन है ना। और जिनका प्रमुख एक शिक्षा का केंद्र वही प्राथमिक विद्यालय था जी। तो सरकार का ये फैसला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या चाहती है। लेकिन ये बहुत ही अनुचित है जी, है ना। समाज के लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है सर। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कोट किया, गरीब का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। और वही ना रहे, वही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? क्या कर सकता है? जो सामान्य से नीचे जीवन जीता वो करेगा क्या करेगा जी सर।
हम शिक्षा और हमारा प्रमुख आधार शिक्षा शिक्षा है। अगर हमें किसी भी प्रकार के विकास की तरफ जाना है तो उसके लिए शिक्षा ही अनिवार्य है। जी और हम तो उसी से दूर हो रहे हैं। जी। और सर एक आंकड़ा और है कि सबसे ज्यादा भारत में 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 61% कॉलेज बंद हुए हैं सर। सोचिए 61 हाँ, मतलब परसेंटेज कॉलेज बंद हुए सर। और सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। हाँ। तो आने वाला भविष्य तो बड़ा अंधकारमय लग रहा है। बहुत ही चिंतामय का भविष्य होगा। जी। आने वाला जो युवा है आखिर वो कहाँ जाएगा। जी। है? और इतनी तेजी से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से तो और ज्यादा हमको पाठशाला की तरफ जाना चाहिए। भाई सरकार का मतलब ही होता है जन कल्याणकारी नीति लाना। हमें फायदे से मतलब थोड़ी ना है। जी सही है। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि हमको फायदा हो रहा है तो हम चलाएंगे, नहीं नुकसान हो रहा है तो बंद कर दें। हमें ये देखना है कि लोगों का कल्याण किससे हो रहा है। लोगों के कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय के लिए ही हमें ये सारी स्कीम चलानी। तो हम अगर ये बंद करेंगे तब तो बहुत समस्या आ जाएगी समाज में। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूं कि 2014 से लेके अब तक में 28% प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं सर। उस पे किसी तरह का कोई लगाम रोक टोक नहीं। और सरकारी कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज इतनी तेजी से मान्यता दी जा रही है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। और ये मुझे तो लगता है सर ये जो प्राइवेट कॉलेज है एक तरह से ये बिजनेस है। सरकार भी उसी तरफ जा रही है। जी जी। और एक चीज मैं ये भी बताऊं कि हमको लगता है कि जो ये राजनीति से संबंधित लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक, इनके पास खुद कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, इसीलिए ये सोचते हैं कि गवर्नमेंटेड बंद हो और प्राइवेट की तरफ हमारी दुकान चलती रहे, बिजनेस चलता रहे। चलिए सर ये तो देश की दुर्दशा है। हमारा भाग में जो होगा भविष्य के बच्चों में वो देखा जाएगा। लेकिन सर कुछ समस्याएं स्टूडेंट्स बच्चों की होती है, जैसा कि आप कोचिंग चलाते हैं वनडे एग्जाम और टेट, सुपर टेट की। और पिछले 8 साल से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई सर शिक्षा की। एक बार आगाही करके 2 लाख का घोषणा भी हुई और जितनी तेजी से हुआ उतनी तेजी से भी हो गई। क्या सर ये चिंता का विषय नहीं है? बहुत चिंता का विषय है। सरकार क्यों ऐसा क्या कर रही है कि वो वैकेंसी नहीं दे रही है शिक्षक की? भाई सरकार देखिए, इसके पहले थोड़ा सा आप पहले जाए जी तो एक अग्निवीर योजना सुना होगा। जी। उसमें भी यही था कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्तियां रोक दी गई और रोके फिर अचानक एक अग्निवीर का पोस्ट बनाया गया और फिर लाके उसको ओपन किया गया। जी। बहुत सारे बवाल हुए, जगह बवाल हुए, लेकिन लोग करे क्या, अंततः जो है विवश है सर। विवश होकर वहां जाना हुआ। मजबूर में लोग वहां गए। फिर वही कंडीशन सेम इसमें भी लागू होने का उम्मीद लग रहा है कि सरकार ऐसा ही कुछ सोच रही है कि चलिए हम भर्तियां बहुत कम कर देंगे तो धीरे धीरे आउटसोर्स और ये जो संविदा की चीजें हैं इसी को हम बढ़ावा देंगे। और अंत में देखिए आज भी बहुत सारे, चाहे वो एनवीएस की बात कर लीजिए, केवीएस की बात कर लीजिए, कस्तूरबा गांधी की बात कर लीजिए या अटल विद्यालय की बात कर लीजिए, जितने भी विद्यालय कि ये वैकेंसी आ रही है सब ये आउटसोर्सिंग से आ रही है। अभी फिलहाल आवेदन चल रहा है बेसिक शिक्षा में एजुकेटर आउटसोर्सिंग का जो चल रहा है ये भी वही है, कंट्रेक्चुअल है। 10,000 सैलरी है शायद। तो सरकार यही कर रही है ना कि जब ये लोग मजबूर हो जाएंगे अंततः ज्वाइन करेंगे कि भाई कुछ जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहां कुछ ही से संतुष्ट करना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो सर ये जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है हमारी नवयुवा पीढ़ी क्या करेगी भविष्य में जब इसी तरह की रवैया रहेगी हमारी सरकार की, रोजगार को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर? तो ये लोग क्या कर सकते हैं सर? क्या करेंगे रोज? अब यही तो है, पढ़ लिख के लोग बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं। अब इसका मतलब है कि लोग, या तो सरकार चाह रही है, सरकार की वैसे मंशा शुरू से भी रही कि लोग व्यवसाय की तरफ झुके, अपना खुद का व्यवसाय स्थापित, आत्मनिर्भर का नारा भी है इनका, है ना? तो ये तो आत्मनिर्भर की तरफ ले जाना चाह रही है। लेकिन सर जो पीएचडी किया रहेगा, जो बीएड और टेट क्वालिफाई होगा, वो पकोड़ा तो तलेगा नहीं, सोचिए चाय की दुकान तो खोलेगा नहीं। यही हमारे जो शिक्षित समाज है इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टरेट की उपाधि ले ली, डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया, डिप्लोमा ले लिया, आखिर वो करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि उसका हायर एजुकेशन की वजह से छोटी जगह पे जाना नहीं चाहेगा।
तो सरकार को तो इसके बारे में सोचना सोचना चाहिए ना चाहिए, सर। बिल्कुल सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इनके लिए क्या किया जाए। जी सर। क्या ये पीएचडी करके चपरासी बनेंगे? सर बहुत गंभीर गंभीर समस्या है। समस्या और है। हमें लगता है कि सरकार को इस पर जो है जरूर कभी ना कभी सोचेगी और मंथन करेगी कि आखिर जो है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जी। सरकार इस पे विशेष हाँ, तौर से विशेष ध्यान तौर पर दे। ध्यान दे और युवाओं का भाई अच्छा भविष्य सर, जो है। जैसे कुछ बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तमाम है, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बच्चे रुख, और जहां तक सर्वे किया जाए सर तो मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, सबसे ज्यादा ज्यादा मध्यम वर्गीय। अगर आप सर्वे करते हैं जी जी बिल्कुल, तो मध्यम वर्गीय या तो सुविधा के आधार पे ऑनलाइन हो रहा है या तो अपने आर्थिक कमजोरी के नाते हो रहा है सर ऑनलाइन। बस वही मेन समस्या है जी कि व्यक्ति की आर्थिक स्थितियां इतनी अच्छी है नहीं कि वो कोचिंग संस्थाओं में जाए और वहां की जो फीस है वो अफोर्ड कर सके। जी जी। अब हम छोटा सा बताएं, जैसे एक एलन का उदाहरण ले लीजिए। जी जी। एलन कोटा राजस्थान सबसे टॉप वन की कोचिंग है। जी जी। बहुत सारी इस तरह की कोचिंग है जहां 1-1 लाख 2-2 लाख केवल फीस लगता है। बताएं सर, मध्यम वर्ग लोग और निचले तबके के लोग तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। जी सर। तो उनके पास एक ऑप्शन यही बचा है, डिजिटल मोड, ऑनलाइन। तो सर ऑनलाइन बेहतर है। अब बेहतर ही है, जब हमारे पास कुछ नहीं है जी जी तो हमें तो उसी तक सीमित रहना है, उसी को हम बेहतर बनाएंगे। एक तरह से उसको मजबूरी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। अगर हमारे पास व्यवस्थाएं होती, सुविधाएं होती तो हम भी अच्छे कॉलेज में जाते, अच्छी कोचिंग संस्थाओं में जाते और फिर वहां हम शिक्षा लेते। जी जी। जो चीजें ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हो जाती हैं वो ऑनलाइन मोड में नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए जो है बस मजबूरी है कि हम। अच्छा सर, बच्चों में भी एक चीज देखा गया, अगर रूरल क्षेत्र में कोई कोचिंग, प्रतिष्ठित कोचिंग है, अच्छे ट्रेनर्स भी हैं, तो उनका भरोसा नहीं बन पाता सर। इसका रीजन क्या है सर? देखिए, दो चीजें है ना। एक तो जो ग्रामीण एरिया है, जी जी, ग्रामीण एरिया में लोगों के पास टाइम का अभाव है जी, है ना। घर पे है तो काम करना है, कुछ खेती बाड़ी का काम करना है, फिर मित्र यार मिल जाते हैं तो उनसे टाइम स्पेंड करना है ना। तो इसके बाद फिर वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो इस पे गार्जियन का भी भरोसा नहीं हो पाता और खुद बच्चे का भी भरोसा नहीं हो पाता। एक ट्रेंड चल जाता ना, चले हम इलाहाबाद चले, लखनऊ चले, बनारस चले और अच्छी अच्छी कोचिंगों में वहां, और वो भीड़ देखते हैं कि वहां बहुत सारी भीड़ है। कोचिंग जैसे इलाहाबाद की कुछ मानिंद कोचिंग हैं जहां पर 1-1 हजार 2-2 हजार का एक बैच चलता है। अब सोचिए कि उसमें क्या वो सीख पा रहे होंगे या क्या वो डाउट्स क्लियर कर पा रहे होंगे, जबकि आवाज भी उनको सही तरीके से सुनाई नहीं। एलईडी लगी हुई है बड़ी, वहां वो देखते हैं और साउंड जगह जगह। एक तरह से ऑनलाइन ही क्लास हो गया। ऑनलाइन क्लास देखा जाए तो उससे बेहतर बल्कि ऑनलाइन क्लासेस है ना। केवल साउंड से हम आवाज सुन रहे हैं, बस मानसिक तौर से है कि मैं क्लास में बैठा, बस केवल एक मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि चलिए हम क्लास में बैठे हैं और इलाहाबाद लखनऊ में बैठकर हम अच्छी तैयारी कर लेंगे। अच्छा, सरकार को भी चाहिए सर ऐसी कोचिंगों को, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए सर। सरकार को भी चाहिए कि जगह जगह वो कोचिंग खोले, और खोली भी है सरकार। कुछ ऐसी स्कीम के तहत जो है संस्थाएं चल रही हैं, आईएएस पीसीएस की हैं या इससे नीचे भी कुछ कोचिंग संस्थाएं चला रही हैं गवर्नमेंट, लेकिन बस वो एक लिमिट सीटें हैं वहां जो अशिक्षित वर्ग के लिए चला रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर आप काफी दिन से कोचिंग सेक्टर में भी हैं और कई बच्चे आपके यहाँ से सिलेक्शन भी ले चुके हैं, तो क्या वो बच्चे वापस आते हैं आपका धन्यवाद करते हैं? बहुत। देखिए, जब आपने छेड़ी दिया है तो मैं बिल्कुल बता दूं कि संभवतः 2018 से 17 से हम लोग इस सेक्टर में हैं और हमारा आपने चर्चा किया है पूर्वांचल करियर क्लासेस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। तो बहुत सारे बच्चों को हमने चयन करवा दिया और आज भी वो मिलते हैं तो बाकायदे सम्मान के साथ पैर छूते हैं, आशीर्वाद होना भी चाहिए सर जी, होना भी चाहिए। इस हिसाब से लगता है कि जो गुरु और शिष्य का एक संबंध है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं और हम तो हमेशा एक लक्ष्य ही बना के रखे हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे कोचिंग संस्था हो, कि हम बिल्कुल सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखेंगे, भले उसके पास पैसा हो या ना हो, केवल वो पढ़ने की इच्छा रखे, वो पढ़ने की तैयारी करने की, हम बिल्कुल उसको जो है निःशुल्क सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा सर, आपके हिसाब से
हमारी जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है जी। उसमें कैसा सुधार चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें जी तो बहुत ही निराशा की तरफ हमें ले जाता है कि जी। हम 136वें स्थान पे हैं बहुत शिक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत जो नीचे सर। शिक्षा पर बजट खर्च किया जाता है, जी जी। वहीं अगर हम एक छोटा सा देश नॉर्वे की बात कर लें तो पूरे जीडीपी का 6 से 7% तक वो खर्चा करता है बहुत बड़ी शिक्षा बात पर। है सर ये। हाँ, लेकिन हमारा देश जो कि सबसे प्रमुख जी जी। शिक्षा है और जहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई। शुरुआत होती है और शुरू से ही जी। वैदिक काल से ही यहाँ जो है गुरुकुल व्यवस्था से। गुरुकुल व्यवस्था है, जी शिक्षा और प्रमुख लोग जो बड़े हमारे महान पुरुष रहे, जी। वो भी जो है काफी ज्यादा शिक्षा पर बल दिया कि हम जी। इसी से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जी। और यहाँ पर शिक्षा पर कुल खर्च जीडीपी का 3 से 3.5% तक होता है। बहुत चिंता का विषय है सर चिंता का ये। विषय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर बजट कुछ और बढ़ाना चाहिए, है ना। अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं तो 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ लेते हैं, तो ये घंटा का ज्यादा होना एक समझा जाए कि अच्छा पढ़ रहा है, या कम घंटे में भी ज्यादा पढ़ा जा सकता है? आजकल तो ट्रेंड लाइब्रेरी जी का चल रहा जी जी। है ना। आपके यहाँ भी लाइब्रेरी जी चल रही जी है। लाइब्रेरी का मतलब ये थोड़ी ना होता कि हम ज्यादा घंटे तक पढ़ लें वहाँ, पढ़ ले वहाँ। है ना जी। भाई। एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनेशन, कि हमें इतना बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा लिख दें और हमारा जो पर्यवेक्षक है उससे वो खुश हो जाए तो वही हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाए, है ना। जी। तो कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाए, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम संतुष्ट हो जाए कि आज हमने इतना 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे पढ़ा और हमारे अंदर जो है वो चीजें सेट हो गई। अच्छा सर, नोट्स बनाना कितना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? बहुत जरूरी है। देखिए, हम तभी पूर्ण रूप से तैयार हो पाते हैं जब पढ़ने के साथ साथ नोट्स तैयार करें। हाँ, चूंकि महात्मा गांधी की शिक्षा है कि हम 3H का विकास करें। जी, हार्ट भी हमारा हो, हैंड भी हो और हेड भी हो। बहुत बड़ी बात है, बच्चे इस बात पे विशेष ध्यान दें। 3H, हाँ, सर ने जो बताया भाई बहुत जरूरी है सर। हार्ट एंड हैंड, ये 3 चीज अगर है तो शिक्षा आपकी मुट्ठी में होगी। बिल्कुल होगी। जी, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, वो चीजें उतना ज्यादा हमारे माइंड में सेट होती है। सर, मैं जितने भी अभी तक हमारे पॉडकास्ट में इधर आए स्टूडियो में, अभी हमारे प्रवक्ता रवि प्रकाश जी भी आए थे और राजकीय महाविद्यालय अंबारी की मैडम भी आई थी। मैं बार बार एक प्रश्न रिपीटेड करता हूँ कि मैडम या सर, हैंड राइटिंग से अपनी नोट्स जरूरी है कि नहीं? मैं बार बार कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि बिना नोट्स के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कल्याण नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीडीएफ के जमाने में गैलरी भरी हुई है, लेकिन आपका रिमाइंडर नहीं है कि वो गैलरी में कौन कौन सी नोट्स है। बिल्कुल। तो हैंड राइटिंग में नोट्स होना बहुत जरूरी है। आपके पास ये नोट्स है तो, चूंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का विचार देखेंगे जी, तो शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से जब तक संबंध स्थापित नहीं होता तब तक हम कोई चीज सीख नहीं सकते। सर, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने मनोविज्ञान की बात की कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही उपयोग सफल बनाता है। जी बिल्कुल। तो बच्चे इस बात को विशेष ध्यान दें। अब सर, आखिरी सवाल, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम यही बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि यदि आप पहले तो क्षेत्र का निर्धारण कर लीजिए जी, फिर लक्ष्य जी, कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जी, उसी को टारगेट कीजिए, है ना। ये कूदा काटी नहीं, ये करूं वो करूं, ये करूं, बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। आप उसी लक्ष्य को टारगेट कीजिए और उसके लिए कहा गया ना कि तब तक ना रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ना रुकिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे व्यूअर्स को अच्छी सूचना दी और अच्छा ज्ञान दिया। आज के लिए सर इतना, फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर। आज के लिए बस इतना, फिर नए चेहरे के साथ उपस्थित होंगे अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।